जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी क्लास दूसरी होगी, तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं निकल जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़िए। नवजात शिशु में शरीर क्रियात्मक पीलिया कब प्रकट होता है? नवजात शिशु में शरीर क्रियात्मक पीलिया कब प्रकट होता है? तो कब प्रकट होता है? जन्म पर ही प्रकट हो जाता है कि 2 सप्ताह पर प्रकट होता है कि दूसरे दिन प्रकट होता है कि जन्म के पश्चात प्रथम सप्ताह में? तो कब प्रकट होता है? तो पहले का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा पहले का ऑप्शन नंबर सी। जब जन्म होता है बेबी का तो पहले दिन तो बताया जाता है कि बच्चा स्वस्थ है, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि बच्चे को क्या हो गया है, पीलिया हो गई है। तो दूसरे दिन तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। नर्स डॉट डॉट की निगरानी कर नवजात में ऑक्सीजन की पर्याप्तता का मूल्यांकन करती है। नर्स डॉट डॉट की निगरानी कर नवजात में ऑक्सीजन की पर्याप्तता का मूल्यांकन करती है। तो हाथों व पैरों की नीलता से, नाड़ी दर, देखिए नाड़ी दर तो होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा कि बच्चा छोटा है तो उसका नाड़ी पकड़ करके, नस पकड़ करके तो कोई बता नहीं पाएगा। धमनी रक्त में गैस स्तर, ये हो सकता है। ग्रहित ऑक्सीजन की प्रतिशत, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। धमनी रक्त में गैस स्तर से बता सकती है एक नर्स कि क्या ऑक्सीजन की पर्याप्त मूल्यांकन कितनी है इसकी। ठीक ना? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दूसरे का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि जीवित टीके का उदाहरण है। जीवित टीके का उदाहरण है, तो जीवित टीके का उदाहरण क्या है? तो बीसीजी होगा कि मीजल्स होगा कि हैजा होगा कि ए और बी होगा? क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। जीवित टीके का उदाहरण क्या होगा? तो जीवित टीके का उदाहरण होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा? जीवित टीके का उदाहरण क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। तो हमारा राइट आंसर देखिए बीसीजी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? हैजा तो नहीं होगा। क्या हैजा तो नहीं होगा। मीजल्स, मीजल्स भी एक टीका है। ठीक ना? तो हमारा राइट आंसर तीसरा क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही, तो तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि जन्म के पश्चात 1 वर्ष के दौरान शिशु का वजन सामान्यतः हो जाता है। तो कितना हो जाता है पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए कि जन्म के पश्चात मतलब जन्म के बाद 1 वर्ष के दौरान, 1 वर्ष के बाद शिशु का वजन सामान्यतः हो जाता है। तो कितना हो जाता है 1 वर्ष के बाद? स्थिर रहता है? क्या स्थिर रहता है? जल्दी से बताइए। स्थिर रहता है? तो स्थिर तो रहता नहीं है। 2 गुना, 2 गुना भी नहीं होगा। चौगुना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुना। जन्म के पश्चात 1 वर्ष के दौरान शिशु का वजन सामान्यतः हो जाता है या कितना रहता है? तो 3 गुना हो जाता है ना, तब बेबी स्वस्थ माना जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर
सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि बच्चों में दस्त रोग का सबसे सामान्य कारक है। बच्चों में दस्त रोग का सबसे सामान्य कारक है, तो सबसे सामान्य कारक क्या होगा। तो पांचवें का हमारा राइट आंसर क्या होगा, रोटा वायरस। क्या होगा, रोटा वायरस ना, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पांचवें का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। ताजा तैयार किए गए ORS ना, ताजा तैयार किए गए ORS यानी ORS का फुल फॉर्म क्या होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ना। क्या होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन को कितने मतलब डॉट 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 के भीतर काम में ले लेना चाहिए। पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछने का मतलब क्या है, जो ORS जो होता है उसको घोल करके तैयार करके कितने घंटे के अंदर उसको प्रयोग में ले लेना चाहिए ना। तो काम में ले लेना चाहिए 12 घंटे के अंदर कि 24 घंटे के अंदर कि 36 घंटे के अंदर कि 48 घंटे के अंदर। तो छठवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। छठवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के अंदर उसको प्रयोग में ले लेना चाहिए। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा छठवें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि नितंब प्रस्तुति में प्रसव के दौरान सबसे बड़ा खतरा है। नितंब प्रस्तुति में प्रसव के दौरान सबसे बड़ा खतरा है, तो सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो सातवें का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो सातवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रज्जु का अधोविस्थापन। क्या हो जाएगा, रज्जु का अधोविस्थापन। देखिए, वाय का अधोविस्थापन, नितंब मतलब प्रस्तुति में प्रसव के दौरान, प्रसव मतलब कि बच्चा जिस समय पैदा हो रहा है उस समय क्या ये समस्या होती है, बाएं का अधोविस्थापन। बाएं जो अधोविस्थापन दिया है तो यानी कि क्या बाएं फंस जाती है, नहीं। क्या पैर फंस जाता है, कभी ऐसा सुनने में मिला है, ऐसा नहीं, ये भी नहीं होगा। आकस्मिक प्रसव, ये बात तो सही है भाई कि आकस्मिक प्रसव दर्द होबे करेगा, तो ये भी नहीं है। तो रज्जु का अधोविस्थापन माने यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है गले में फंस जाता है, यही यहाँ पे बता रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है कि प्लेसेंटा फंस जाता है बच्चे की गर्दन में है, गले में। तो यही राइट आंसर होगा, सातवें का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि गर्भस्थ शिशु का सामान्य हृदय धड़कन है। गर्भस्थ शिशु यानी जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसका सामान्य हृदय का धड़कन कितना रहता है। क्या 90 से 100 अनियमित रहता है, क्या 100 से 120 अनियमित रहता है, कि 120 से 140 नियमित रहता है, कि 120 से 160 नियमित रहता है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, आठवें का हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, बच्चा अगर छोटा है, बेबी अगर छोटा है तो उसका धड़कन जो है सामान्य, वयस्क में तो होता है 72 ना, वयस्क में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 72। ठीक ना, कितना होता है 72। लेकिन जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, तो गर्भस्थ में पूछ रहा है कितना रहता है, तो अधिक रहेगा ना। तो 120 से 160 नियमित रहता है ना, कितना रहता है 120 से 160 नियमित। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा आठवें का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि मधुमेह ग्रस्त यानी मधुमेह ग्रस्त, मधुमेह का मतलब यहाँ पे हो जाएगा डायबिटीज ना। तो मधुमेह ग्रस्त माँ, तो यानी कि डायबिटिक जो मदर है, मदर मीन्स माँ होता है ना, तो डायबिटीज मतलब मधुमेह। तो मधुमेह ग्रस्त माँ के प्रसव की जटिलता है, पूछ रहा है क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि मधुमेह ग्रस्त, अगर किसी माँ को, किसी मदर को मधुमेह रोग है तो जब वो बच्चा प्रसव मानी बच्चा जब पैदा करेगी तो उसको क्या दिक्कत आएगी। क्वेश्चन पूछने का यही मतलब है कि मधुमेह ग्रस्त माँ यानी डायबिटिक मदर के प्रसव की जटिलता है। तो जब जिस मदर को अगर डायबिटीज है तो उसको बच्चा पैदा करने के समय, प्रसव के समय क्या जटिलताएं आएंगी। तो क्या जटिलताएं आएंगी बताइए जल्दी से। तो 9वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। सम्मुख अपरा,
क्या होगा, सम्मुख अपरा, नहीं सम्मुख अपरा भी नहीं होगा। अपरा का कालपूर्ण पृथक्करण, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, कष्टपूर्ण प्रसव, उसको बहुत कष्ट होगा ना, क्या होगा, बहुत कष्टपूर्ण प्रसव होगा, ठीक ना। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9वें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। किसके द्वारा मां से बच्चे का एड्स स्थानांतरित नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है किसके द्वारा मां से बच्चे को एड्स ना स्थानांतरित नहीं होता है। तो क्या स्तनपान कराने से बच्चे को एड्स हो सकता है, बताइए जल्दी से, हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। यहाँ पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि नहीं होता है ना, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नहीं होता है, किसके द्वारा मां से बच्चे को एड्स स्थानांतरित नहीं होता है। तो अगर मां को एड्स है तो क्या स्थानांतरित नहीं हो सकता है, पूछा है। तो अगर मां को एड्स है तो स्तनपान कराएगी तो बच्चे को एड्स हो सकता है, जाहिर सी बात है कि हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन अपरा, अपरा मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा, इससे भी हो सकता है, ठीक ना। त्वचा से त्वचा का संपर्क ना, बी ऑप्शन क्या दिया, स्तनपान कराने से भी हो सकता है, अपरा से प्लेसेंटा से भी हो सकता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं पूछा है, तो त्वचा से त्वचा का संपर्क करने से बच्चे को, अगर माँ को एड्स है तो बच्चे को एड्स नहीं होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 10वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। गर्भाशय के बाहर गर्भाशयी एंड्रोमेट्रियल ऊतक की असामान्य वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है, बताइए जल्दी से। गर्भाशय के बाहर गर्भाशयी एंड्रोमेट्रियल ऊतक की असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो 11वें का हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा एंड्रोमेट्रियोसिस, क्या होगा, एंड्रोमेट्रियोसिस ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, अरे क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसके कारण एम्ब्रियोटिक द्रव का रंग हरा हो सकता है। निम्नलिखित में से, इस ऑप्शन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण एम्ब्रियोटिक ना द्रव का रंग हरा हो सकता है। तो बताइए जल्दी से, 12वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो एम्ब्रियोटिक ये क्या होता है कि ये जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो उस समय जो एम्ब्रियोटिक द्रव होता है उसी को बोला जाता है एम्ब्रियोटिक द्रव ना। तो किसके कारण होता है हरा उसका रंग, तो मीकोनियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, मीकोनियम ना, किसके कारण होता है, यह एक द्रव है इसी के कारण होता है, तो मीकोनियम। तो 12वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि निम्न में से कौन सा बच्चों में पाए जाने वाला आदत संबंधित रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा बच्चों में पाए जाने वाला आदत ना, कौन सा बच्चों में पाए जाने वाला आदत रोग नहीं है ना, संबंधी रोग नहीं है। तो क्या नहीं है, तो देखिए नाखून का चबाना, ये तो बच्चों में होता है, ठीक ना, क्या होता है। ट्राइकोटोलिमोनिया ये भी होता है। अंगूठा चूसना, छोटे बच्चों में ये आदत होती है अंगूठा चूसना, तो ये भी होता है। अब पूछा क्या है कि नहीं, तो यादाश्त का कम होना, क्या यादाश्त का कम होना होता है, तो नहीं होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, तो 13वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि बिना धार वाले संक्रामक अवशिष्ट किसमें संग्रहित किए जाते हैं। बिना धार वाले संक्रामक अवशिष्ट किसमें संग्रहित किए जाते हैं, तो किस थैली में संग्रहित किए जाते हैं, लाल थैली में, सफेद थैली में, पीली थैली में, काली थैली में। तो 14वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 14वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लाल थैली, क्या होगा, लाल थैली। तो 14 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। काला अजार रोग किससे संबंधित है। काला अजार रोग किससे संबंधित है, क्या मच्छर से है, क्या सेंध मक्खी से है, क्या
टेटस मक्खी से है क्या सोक्ट जुआ से है? किससे है बताइए? सोक्ट जुआ से किससे है बताइए जल्दी से। तो 15वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? सेंड मक्खी से होता है। किससे संबंधित है? सेंड मक्खी से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और जो भी भाई जो भी बहन हमारी चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना? और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।